हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे और मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने जो उस समय का जो राजवंश सब थे, जो इम्पोर्टेंट राजवंश थे, उन लोगों को पढ़ा। जैसे जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है मौर्योत्तर काल के जो राजवंश सब थे, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि एक दो इंफॉर्मेशन और आपको दे दूं। देखिए, कल वीडियो बनाते समय मैंने देवव्रत महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई बोल दिया था। वो देवदत्त थे, देवव्रत नहीं थे। पल्लव राजा ने देवव्रत का उपाधि लिया था। पल्लव राजा ने क्या उपाधि लिया था? देवव्रत का उपाधि लिया था। बस इतना ही समझिए। बाकी जो देवव्रत मैंने बोल दिया कि महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम है, वो देवव्रत नहीं है, वो देवदत्त है। ठीक, ये मैंने महात्मा बुद्ध पढ़ाते समय आपको बताया था। एक फैक्ट और मैं देना चाहता हूं कि वशिष्ठी पुत्री पुलमावी जो सातवाहन वंश का राजा था, उसने ही प्रतिष्ठान या पैठन को राजधानी बनाया था। उसने ही प्रतिष्ठान या पैठान को राजधानी बनाया था। पैठान औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ये जो है मैंने आपको बताया था, है ना। वशिष्ठी पुत्री पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। ये भी मैं आपको सोच रहा हूं कि बता दूं। ये कुछ फैक्ट्स है। जैसे कुषाण शासक कुजुल कटफिसस ने तांबा का सिक्का जारी किया था। कुजुल कटफिसस ने तांबा का सिक्का जारी किया था और उस पर वह रोमन सिक्का के नकल पर था और वो यूनानी लिपि में था। ठीक, वो कौन सा लिपि में था? यूनानी लिपि में था। और तांबा का सिक्का इसने जारी किया था। रोमन सिक्के के नकल पर तांबा का सिक्का इन्होंने जारी किया था। कुजुल कटफिसस ने पहला बार तांबा का सिक्का जारी किया था। और दूसरा चीज है, भीम कटफिसस ने अपने जो सिक्का है उस पर जो अभिलेख है वह 2 लिपि में, यूनानी लिपि में है और खरुष्ठी लिपि में है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। भीम कटफिसस के सिक्कों पर जो लिपि है वह यूनानी लिपि है और खरोष्ठी लिपि है। सबसे पहले तांबा का सिक्का कुषाण शासक कुजुल कटफिसस ने ही जारी किया था और सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा का सिक्का जारी करने वाले भी कुषाण शासक ही थे। यह मैं चाह रहा था कि आपको एक दो फैक्ट्स दे देने का। और सातवाहन राजवंश का अंत जो है 220 एडी में हुआ था। ये भी एक फैक्ट्स है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। खासकर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में कभी कभी इस तरीके के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो 220 एडी में सातवाहन राजवंश का अंत हो गया। यही सब फैक्ट्स है जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दे दूं। अब हम लोग इस काल का प्रशासन पढ़े। अब हम लोग प्रशासन पढ़े। ठीक, इस काल का प्रशासन पढ़े। देखिए, मौर्य काल में बहुत बड़ा साम्राज्य था। मौर्य काल में बहुत बड़ा साम्राज्य था। आपको याद ही होगा ये साम्राज्य कितना बड़ा था। तो उत्तर में चले जाइए तो अफगानिस्तान से लेके दक्षिण में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके पूरब में बांग्लादेश, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक इतना बड़ा ये साम्राज्य था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो इसके जगह पर छोटे छोटे राज्य आ गए। जैसे कि उत्तर में कुषाण वंश और दक्षिण में सातवाहन। ये सब जो थे ना छोटे छोटे राष्ट्र थे। या आपको इंडो ग्रीक हुए, शक हुए, या पल्लव हुए, ये सब जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे। अब यहां पर मौर्य काल की तरह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। मौर्य काल की तरह यहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। यह विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो हुई, तो अब एक तरह से राजा कह सकते हैं कि राजा के अंतर्गत भी अधीनस्थ सामंत होते थे। जैसे कि सातवाहन राजा थे तो उनके अंतर्गत जो थे
तीन तरह के सामंत। पहला सबसे ऊपर का सामंत होता था राजा, उसके बाद महाभोज, और तीसरा होता था सेनापति। ये तीनों जो थे एक तरह से सामंत का हायरार्की थे। अधिकार सबके अलग अलग होते थे। जैसे राजा को सिक्का जारी करने का अधिकार था। ये सब चीज हमें इस काल में देखने को हमको मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा सातवाहन वंश का प्रशासन देखेंगे। तो सातवाहन वंश के प्रशासन में यही है कि ये जो है उस तरीके की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं है और विकेंद्रीकरण दिखाई पड़ता है। एक चीज और है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, विकेंद्रीकरण इतना था कि राजा की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अब राजा की तुलना देवता से की जाने लगी। पहले क्या था, राजा से देवता की तुलना की जाती थी, अब राजा की तुलना देवता से की जाने लगी। बात को समझिएगा, पहले क्या होता था कि राजा से देवता की तुलना की जाती थी, अब है राजा की तुलना देवता से की जाने लगी। जैसे सातकर्णी प्रथम ने अपने आप को कृष्ण का पुत्र कहा। सातकर्णी प्रथम ने अपने आप को कृष्ण का पुत्र कहा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को क्या कहा, तो कृष्ण, शंकरसन और बलराम का से अपना तुलना किया था। क्या याद है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक अभिलेख में अपनी तुलना कृष्ण, बलराम और शंकरसन से किया था। कहने का अर्थ, चाहे कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र ही कहने लगे, लेकिन इन सब से कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सका, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नहीं रोका जा सका। और सामंत जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, जैसे सामंत स्वतंत्र होने लगे। जैसे सातवाहन के सामंत थे इक्ष्वाकु, इन्होंने तुरंत ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। इक्ष्वाकु के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम लोग सातवाहन प्रशासन को देखें। अब हम लोग क्या देखें, सातवाहन प्रशासन को देखें। सातवाहन, देखिए सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की तरह अधिक आधारित था, मौर्य प्रशासन पर ही आधारित था। ठीक, इसमें जो विभाग होते थे उनको राष्ट्र कहा गया। इसमें जो डिपार्टमेंट सब होता था उसको राष्ट्र कहा गया, और विभाग के अध्यक्ष को महाराष्ट्रिक कहा गया। विभाग के अध्यक्ष को महाराष्ट्रिक कहा गया। इस समय जो प्रशासन का जो हेड होता था, प्रशासन का जो डिवीजन होता था केंद्रीय प्रशासन का, उसका विषय या आहार में होता था, विषय या आहार में होता था। और इसके जो हेड होते थे वो अमात्य होते थे। कौन होते थे, अमात्य होते थे। इस समय चूंकि जनजातीय प्रशासन था, सैनिक प्रशासन था, तो हमें कुछ अधिकारी की चर्चा मिलती है, जैसे गौलमीक, हालिक। इस जनजातीय क्षेत्र में जो है नियंत्रण रखने के लिए सैनिक पदाधिकारी होते थे। हालिक जो होता था वो खजांची को कहलाता था। इस समय हमें और भी अधिकारियों का चर्चा मिलता है, जैसे पन्नेधारिक। ये अधिकारी जो होते थे शहर में जलापूर्ति देखते थे। शहर में क्या देखते थे, जलापूर्ति देखते थे। रज्जुक जो थे वो खजर राजस्व विभाग देखते थे। रज्जुक क्या देखते थे, राजस्व विभाग देखते थे। भंडागारी क्या देखते थे, ये कोषाध्यक्ष होते थे। और क्रमांतिक क्या देखते थे, ये भवन विभाग देखते थे। ये क्या देखते थे, भवन निर्माण का क्रमांतिक काम देखते थे। तो ये समय के कुछ अधिकारी हुआ करते थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विषय या आहार जिला को कहा जाता था, और उसके अधिकारी हेड अमात्य होते थे। कुछ सैनिक अधिकारी होते थे जो जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे, जैसे गौलमीक हुआ, हालिक हुआ। और खजांची जो हेरेनिका को कहा जाता था, खजांची किसको कहा जाता था, हेरेनिका को, हेरेनिका। ठीक, और कोषाध्यक्ष भंडागारी को कहा जाता था। क्रमांतिक जो है भवन निर्माण वाले को देखा जाता था। पन्नेधारिक जो है शहर में जलापूर्ति देखता था, और रज्जुक जो है राजस्व विभाग का काम देखता था। यह है सातवाहन प्रशासन।
ठीक। सातवाहन प्रशासन के जिला के नीचे गांव होते थे। जिला के नीचे क्या होते थे? गांव होते थे। और गांव का जो प्रशासन देखता था वो ग्रामीण देखता था। गांव का प्रशासन क्या कौन देखता था? ग्रामीण देखता था। हाल का एक किताब जो सातवाहन राजा हाल थे, उनकी किताब में गाथा सप्तशती में ग्रामीण जो है 5 या 10 गांव का प्रशासन देखते थे। ठीक। शहर का जो प्रशासन देखता था वो निगम देखता था या सभा देखता था। और लगता है कि ग्रामीण गांव का प्रशासन जो ग्रामीण के अंतर्गत होता था और निगम जो शहर का प्रशासन देखता था, ये सब जो थे पर्याप्त इनको स्वतंत्रता था, इनको पर्याप्त स्वतंत्रता मिला हुआ था। और ये स्वतंत्रता इतनी मिली हुई थी कि इसको हम लोग स्वशासन का आधार कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्वशासन का स्वतंत्रता कह सकते हैं। यह है आपका सातवाहन प्रशासन। सातवाहन प्रशासन के बाद है, हम लोग थोड़ा सा देखें कुषाण के बारे में। कुषाण का प्रशासन थोड़ा सा हम लोग देखें। कुषाण प्रशासन जो था वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ है उसमें 2 अधिकारी का चर्चा मिलता है कुषाण काल का, दंडनायक और महादंडनायक। ये 2 अधिकारी का हम लोगों को चर्चा मिलता है। इससे यह लगता है कि कुषाण काल में सैनिक प्रशासन होता होगा। कुषाण काल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कुषाण काल में क्या हुई? द्वैत शासन की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा चीज है। राजा ने सीजर का उपाधि लिया, मैंने आपको कल बताया था। कैसर का उपाधि लिया। सीजर की उपाधि किसने लिया था? कनिष्क द्वितीय ने लिया था। ये सब मैंने आपको कल बताया था। कैसर का उपाधि लिया, देवपुत्र का उपाधि लिया, शाही का उपाधि लिया, शाही नुशाही का उपाधि लिया। ये सारा चीज लगता है कि यहां पर सामंतवाद जो है होगा। सामंतवाद यहां पर दिखाई पड़ता है। ये सब जो राजतंत्र में जो दैवी तत्व लाया गया, इसके पीछे यह था कि सामंत को यह महसूस कराना कि राजा जो है देवता के द्वारा नियुक्त किया गया। जैसे मनुस्मृति भी इस काल का जो ग्रंथ है तो ये कहता है कि राजा जो है देवता के द्वारा नियुक्त किया गया है और लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। अगर राजा 10 साल का भी है, छोटा भी है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी बातों को, उसके आदेश को देवता का आदेश मानना चाहिए। तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भी जो है इस समय के प्रशासन को देवता राजा में देवत्व का आरोपण करते हैं। यह है कुषाण का। कुषाण के बाद हम लोग इंडो ग्रीक देखते हैं। तो इंडो ग्रीक भी देखते हैं कि एक मेरिक दर्क जैसे अधिकारी का चर्चा है। मेरिक दर्क जो सैनिक अधिकारी है वो। उसके बाद हम लोग शक शासक को देखते हैं। तो शक शासक अपने आप को मुक्तिदाता को उपाधि लेते हैं। मुक्तिदाता या त्रातार, इसको कहते हैं त्रातार। शक शासक ने भारत में छत्रप शासन प्रणाली की शुरुआत किया था। ये मैंने आपको बताया था। शक शासन ने अपने आप को भारत में छत्रप शासन प्रणाली का शुरुआत किया था। एक प्रकार का यह भी सैनिक प्रांत में सैनिक नियंत्रण ही था। इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। शक और पल्लव जो थे, इन्होंने आनुवांशिक राजाओं को जो है एक साथ शासन में अधिकार दिया था। ये शक और पल्लव की विशेषता थी। कुल मिलाकर लगता है कि इस काल का जो राजतंत्र था वो सैनिक शासन प्रधान, सैनिक प्रकार का था, मिलिट्री प्रकार का था। ठीक। इंडो ग्रीक का जो शासन था वो पूर्णतः मिला के कह सकते हैं कि मिलिट्री गवर्नरशिप था। मिलिट्री गवर्नरशिप था ये पूरा। और यही कारण था कि चूंकि सैनिक शासन, सैनिक शक्ति पर आधारित था, इसलिए इस काल के राजतंत्र जो थे बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके और ये राजतंत्र धराशायी हो गए। और इसी काल में जो चूंकि ये सैनिक तत्व पर निर्भर करते थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि मैंने आपको बताया था कि सामंतवाद की शुरुआत इसी काल में हुआ था। पहली जो नालाघाट अभिलेख है वो सामंतवाद का भूमिदान का पहला साक्ष्य है
और वहीं से सामंतवाद शुरू होता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने रियायत सहित मतलब टैक्स फ्री जो लैंड ग्रांट किया, वहां से सामंतवाद काफी तेजी से फैला भारत में। सामंतवाद, चूंकि इस समय जो जमीन भूमि अनुदान की जो प्रथा शुरू की गई थी, तो जनजातीय क्षेत्रों को ब्राह्मण धन व्यवस्था के नियंत्रण में लाना था, और पीछे पीछे बौद्ध प्रचारक भी गए, दोनों साथ साथ गए, इसलिए दोनों को लैंड ग्रांट भरपूर मात्रा में मिला, ब्राह्मण को भी मिला और बौद्ध धर्म को भी मिला। कारण यह था कि इस ब्राह्मण धर्म का विस्तार भी हो और लोग अनुशासित रहे, इसके लिए बौद्ध धर्म को उपयोग किया गया। खैर ये सब जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए उतना जरूरत नहीं है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में आपसे जो पूछेगा कुषाण शासक ने किस चीज का उपाधि लिया, तो देवपुत्र का उपाधि लिया। हाँ, एक चीज और, कुषाण शासक में याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण का जो देन है वो हम कुषाण को दे सकते हैं। कारण क्या है कि मथुरा में एक देवकुल मिला है। मथुरा में क्या मिला है? देवकुल मिला है, एक तरह से मंदिर ही है। और जैसे रोमन शासक की नकल पर ये इन लोगों ने भी मृत राजा के सम्मान में मंदिर बनाया। मृत राजा के सम्मान में क्या बनाया? मंदिर और मूर्ति बनाया। कुषाण राजाओं ने मंदिर और मूर्ति बनाया। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। देवकुल मथुरा में मिला है, वो कुषाण काल का ही है, और मृत राजा के सम्मान में जो है वो मंदिर और मूर्ति रोमन शासकों की नकल पर कुषाण शासकों ने बनाया। तो यही है इस काल का आपका प्रशासन। आज प्रशासन समाप्त हो गया। अब जो है नेक्स्ट समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला, यह सब जो है, अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। फिर आप लोग डेली का काम डेली कीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है, उससे ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को आप 2 से 3 बार सुने। आईएएस वाले उसको जो है, जहाँ पर जो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, चूँकि मैंने पहले ही कर दिया, मरणोत्तर काल प्रारंभिक परीक्षा के लिए आईएएस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 बार आप आईएएस वाले, यूपीएससी वाले इस वीडियो को जरूर सुने। और स्टेट कमीशन वाले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, वो इसको 3 से 4 बार सुने। ठीक, धन्यवाद।